नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस में जो है हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन, इनके जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, हर एक सेक्शन को जो है वो इंक्लूड करेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके, चाहे वो टेट का एग्जाम हो चाहे कोई और एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 7 से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर वॉज, तो बोलते हैं कि प्रथम ज्ञात जो गुप्त शासक था वो कौन था। देखिए, पहला जो ज्ञात गुप्त शासक था जिसके बारे में जानकारी थी वो कौन से थे, वो थे श्रीगुप्त। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये तो हो गया गुप्त शासक जो पहले नोन थे उनके बारे में क्वेश्चन, और साथ में गुप्त साम्राज्य के बारे में और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया गया है समुद्रगुप्त के बारे में। पूछा गया है क्वेश्चन किस तरह से कि समुद्रगुप्त को जो है वो बीणा बजाते हुए जो है वो सिक्कों पर दिखाया गया है, तो उनको किसकी उपाधि जो था वो दी गई थी, तो इनको कविराज की उपाधि भी जो था वो दी गई थी। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है कि समुद्रगुप्त को जो था वो भारत का नेपोलियन भी जो था वो कहा गया था, परंतु भारत का नेपोलियन किसने इनको कहा था, तो वी ए स्मिथ के द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा था। चंद्रगुप्त सेकंड उसके बाद आए। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में क्वेश्चन पूछे गए कि किसको जो था वो विक्रमादित्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त सेकंड को ही जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जो था वो जाना जाता था। इनकी कैपिटल जो था, इनकी कैपिटल के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनकी 2 कैपिटल थी। इनकी कैपिटल का आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने जो था वो जो उज्जैनी थी ना, उज्जैनी में भी इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। और इसके अलावा इनके कार्यकाल के दौरान जो है वो इनके दरबार में कुछ इंपॉर्टेंट कवि हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट दरबारी इनके हुआ करते थे, जिनमें कालिदास आते थे, अमर सिंह आते थे, बेताल भट्ट आते थे और धनवंतरी आते थे। ये सब जो था वो इनके दरबार में हुआ करते थे। चीनी यात्री फाहियान ने जो था वो चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान जो था वो भारत की यात्रा की थी, ये ध्यान रखें। हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट विश्वविद्यालय ये है वर्ल्ड का। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो गुप्त साम्राज्य के ही कुमार गुप्त प्रथम थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो करवाई गई थी। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखने। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखें। बोलते हैं विच रूलर बिल्ड द एलोरा टेम्पल, तो बोलते हैं कि किस शासक ने जो था वो एलोरा मंदिर जो था वो बनवाए थे। एलोरा मंदिर जो था वो किसके द्वारा बनाए गए थे, ये राष्ट्रकूट शासक के द्वारा जो था वो बनाए गए थे। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उनके द्वारा जो था ये एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर जो था वो बनवाए गए थे। परंतु यहाँ से और भी तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो दंती दुर्ग या फिर दंती वर्मन भी कहीं पर इनको लिखा गया है, इनके द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर थे उनका निर्माण किसने करवाया था, उनका निर्माण जो था वो किसके द्वारा करवाया गया था, कृष्ण प्रथम जो था वो यहाँ पर इनके शासक हुए जिनके द्वारा इनका निर्माण जो था वो करवाया गया था। ये ध्यान रखें। साथ में ही आपने यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि इस वंश के जो था वो एक शासक ऐसे भी हुए जो चालुक्य वंश के शासकों को जो है वो पराजित करते हैं और वीर नारायण की उपाधि जो है वो धारण करते हैं। तो वो थे गोविंद तृतीय का मतलब है गोविंद थर्ड, इनका नाम था गोविंद तीसरे थे ये जिन्होंने जो था ये किया था। और इसी वंश के अंतिम शासक कौन थे, इसी वंश के अंतिम शासक थे कर्क सेकंड जो था वो इसी वंश के अंतिम शासक हुए। तो हमने राष्ट्रकूट वंश के बारे में जान लिया, जहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने जान लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर, तो बोलते हैं कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे ना वो तुर्की थे। टर्क्स ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब खिलजी सुल्तान की बात करते हैं, खिलजी वंश की यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि खिलजी वंश के बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि खिलजी वंश की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, तो खिलजी वंश की स्थापना का आपने ध्यान रखना है कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था वो शासक हुए। अब इनको जो था वो इनके भतीजे जिनका नाम था अलाउद्दीन के द्वारा जो था वो मार दिया गया था। अलाउद्दीन के द्वारा जो था वो छल पूर्वक जो था वो इनका वध कर दिया गया था और खुद जो था वो गद्दी पर जाकर बैठे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो ये इनके बारे में आपने बहुत क्वेश्चन बहुत स्टोरीज पढ़ी होंगी, मूवीज भी देखी होंगी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, गुरशास्प जो था इनका बचपन का नाम जो था वो हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी का ना एक बड़ा ही काबिल बोल सकते हैं आप, बड़ा ही काबिल इनका एक जनरल हुआ करता था जिसका नाम था मलिक काफूर जो था ये बड़ा ही काबिल था। तो मलिक काफूर को जो था वो हजार दिनारी भी जो था वो कहा जाता था। 1000 दिनारी कहने का एक और मकसद ये था कि मलिक काफूर को जब खरीदा गया था ना एक स्लेव के रूप में, तो उसको 1000 दिनार देकर जो था वो खरीदा गया था। और मलिक काफूर ने जो था वो बहुत सारे युद्धों में जो था वो खिलजी वंश का नेतृत्व जो था वो किया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने जो था वो बहुत सारे सुधार भी लाना चाहे। इनके बाद जैसे बाज़ार में इन्होंने सुधार लाना चाहा और गुप्तचर प्रणाली भी जो था वो इन्होंने डेवलप की थी वहाँ पर एक। और इसके बाद इनके बाद जो रूलर बने वो कौन बने, तो उनके बाद रूलर बनते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है बनते हैं। कहा जाता है कि ज़्यादा तो इनके कार्यकाल के दौरान हलचल नहीं हुई, परंतु कहा जाता है कि ये कुछ अजीब सी हरकतें जो था वो दरबार में करते रहते थे। और इसके बाद जो है वो तुगलक वंश आता है, अलग अलग वंश जो है वो चलते रहते हैं। तो इन यहाँ पर हमने खिलजी के बारे में जान लिया, खिलजी सुल्तान के बारे में जान लिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश जो था ना वो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो लोधी वंश की स्थापना की बात करें तो बहलोल लोधी के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। लोधी वंश जो था वो लगभग 1451 से लेकर 1526 तक जो था वो रहा, जब तक पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो नहीं हो जाती। और पानीपत की पहली लड़ाई जब हो जाती है ना तो मुगल जो है वो सत्ता में आ जाते हैं और लोधी वंश को जो है वो यहाँ से उखाड़ फेंकते हैं। वो सिनेरियो पढ़ेंगे, परंतु लोधी वंश की स्थापना से स्टार्ट करते हैं। बहलोल लोधी जो है वो इसके संस्थापक जो है वो कहे गए, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद सिकंदर लोधी आए, इब्राहिम लोधी जो है वो उसके बाद आए। तो सिकंदर लोधी जब आए तो सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर जो प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं यमुना नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है, उसकी जो था वो उन्होंने स्थापना की थी। इनके द्वारा एक जो था वो पैमाना कह सकते हैं आप, मापने की एक विधि बनाई गई थी, पैमाना विधि, जिसको जो है वो गज सिकंदरी का नाम जो था वो दिया गया था। और उसके बाद इब्राहिम लोधी आए। इब्राहिम लोधी देखो इनके कार्यकाल के दौरान हुआ वो पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई जो है उनके कार्यकाल के दौरान होती है 1526 में। और 1526 में ना इब्राहिम लोधी जो है वो उस लड़ाई में हार जाते हैं। इब्राहिम लोधी जो है वो मुगल जो बाबर थे ना, मुगल शासक बाबर, उनसे जो है वो पराजित हो जाते हैं और मुगल सत्ता जो है वो यहाँ पर स्थापित हो जाती है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध जो था वो 1556 में जो था वो हुआ था। परंतु तीसरे नंबर का युद्ध पानीपत का कब हुआ था ना, ये काम है आपके लिए, ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय। हुमायूं नामा जो था वो किसके द्वारा जो था वो लिखा गया था। अगर हम बात करते हैं कि हुमायूं नामा जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था, हुमायूं नामा की बात इस तरह से है कि ये जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। गुलबदन बेगम ने जो था ये लिखा था। हुमायूं जो था ना, हुमायूं का कार्यकाल भी बड़ा अनस्टेबल सा रहा। पहले तो ये क्या हुआ, बीच में ये जो शेरशाह सूरी थे ना उनसे पराजित हो गए। शेरशाह सूरी से पराजित हो गए तो कन्नौज की बैटल थी 1540 में। 1540 में फिर से ये बैटल लड़ते हैं और यहाँ पर जो है वो हुमायूं को जो है वो क्या किया जाता है, सत्ता से निकाल दिया जाता है या फिर साम्राज्य उनके हाथों से चला जाता है। कुछ टाइम तक तो ये ऐसे ही रहते हैं, परंतु फिर से जो है वो 1555 में हुमायूं एक बार फिर से जो है वो दिल्ली के तख्त पर जो है वो बैठ जाता है। एक युद्ध लड़ा जाता है जिसमें इसकी जीत जो है वो हो जाती है। शेरशाह सूरी हार जाता है और इनकी जीत हो जाती है और फिर से जो है ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। बाद में चलकर इन्हीं के पुत्र थे अकबर। जब इनकी मृत्यु होती है तो अकबर की आयु बहुत छोटी थी, तो अकबर का संरक्षण करने के लिए बेरम खान को जो था वो अपॉइंट किया गया था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हमने पढ़ा 1556 में, वो बेरम खान के नेतृत्व में ही जो था वो हुआ था। परंतु कहते हैं ना कि स्मय की बात होती है, तो स्मय उस टाइम कुछ ऐसा था कि बाद में चलकर बेरम खां के अगेंस्ट ही चला गया। तो इनके बीच में मतभेद हो गए तो इनको जो था वो अकबर के द्वारा मुक्त कर दिया गया। सारे जो भी इनको चार्जेस दिए गए थे, जो भी दिया गया था, और बेरम खान को जो था वो मक्का यात्रा पर जो था वो भेज दिया गया। तो ये भी सिनेरियो रहता है एक। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब स्मय इंसान का अच्छा होता है ना, तो इंसान को कभी भी उसके ऊपर जो है वो अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस्मय रूपी पहिया है, कब घूमकर जो है वो किस तरफ चला जाए कोई पता नहीं चलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है विच इज़ नॉट मेंशन इन प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं कि हमारा संविधान जो है उसकी प्रस्तावना जो है वो इसमें कौन सा निर्दिष्टित नहीं है। प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि प्रियम्बल हमारी बेसिक एनसीईआरटी की किताबों पर जो है वो दिया हुआ है, तो प्रियम्बल ज़रूर याद करें। ये जो है वो प्रियम्बल देखो एडल्ट सरफेस जो है वो इसके ऊपर नहीं दिया गया है। एडल्ट जो सरफेज है वो इसके ऊपर नहीं मेंशन्ड है। प्रियम्बल की बात करें तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल किस तरह से इंपॉर्टेंट है, क्या पूरी बात है। प्रियम्बल इस तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो वर्ड मेंशन किए गए हैं, जैसे कि जस्टिस हो गया, जैसे कि फ्रेटर्निटी हो गया, इक्वलिटी हो गया, इक्वलिटी के अलावा लिबर्टी हो गया। सबसे पहले जस्टिस मेंशन किया गया है। जस्टिस इसमें बताया गया है तीन तरह का, एक सोशल जस्टिस बताया गया है, एक इकोनॉमिक जस्टिस बताया गया है और एक बताया गया है पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस के बाद इसमें लिबर्टी जो है वो मेंशन की गई है, और लिबर्टी जो है लिबर्टी ऑफ थॉट बताया गया है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन बताया गया है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ बताया गया है, लिबर्टी ऑफ फेथ बताया गया है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप जो है वो बताया गया है, ये लिबर्टी दी गई है। इक्वलिटी की बात की गई है, तो इक्वलिटी किस तरह की इक्वलिटी है, इसमें इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी है, इक्वलिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल है, तो ये सारी इक्वलिटी बताई गई है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा जो है वो बताया गया है एक तरह से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो 26 डे ऑफ नवंबर, इसको याद रखना, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 ये बताया गया है कि अडॉप्ट एन एक्ट, और इसको जो है हमारे लिए समर्पित किया जाता है एक तरह से। और अभी हमने पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था हमने कि नवंबर महीने में जो है कौन सा डे मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है। टेलीग्राम पर मैंने क्विज भी इसका डाला था। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। 22 में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय, बोलते हैं कि मूलभूत अधिकार जो है वो स्थगित किए जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो इनको जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हमारे पास जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कुछ एक कंट्रीज़ में नहीं भी हैं, परंतु हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें जो है वो मुख्य रूप से राइट टू इक्वलिटी आता है, जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक आता है। राइट टू इक्वलिटी के बाद राइट टू फ्रीडम आता है, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है, आर्टिकल नंबर 23 से लेकर आर्टिकल नंबर 24 तक। और आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक जो है ये आता है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आते हैं, आर्टिकल नंबर 29 से लेकर आर्टिकल नंबर 30 तक आता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आता है, ये आर्टिकल नंबर 32 में जो है वो आता है। तो ये हमारे पास राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं। ये राइट्स दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट राइट्स हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से राइट हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो किस में आता है, तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो आर्टिकल नंबर 21A में जो है वो आता है, ये आपने ध्यान रखना है। एक आर्टिकल जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो पूछा गया है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स्ड लेबर, जो ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, ट्रैफिक बच्चों की होती है, वो किस पर जो है वो ट्रैफिक ह्यूमन बींग की होती है, यानी कि जो किडनैप कर वगैरह कर लिया जाता है एक तरह से, तो वो आर्टिकल नंबर 23 में मेंशन किया गया है। और आपने देखा होगा कि बच्चों से एम्प्लॉयमेंट करवाई जाती है, जो बच्चे कम उम्र के होते हैं फैक्ट्रीज़ में, तो वो भी जो है वो मना किया गया है, वो आर्टिकल नंबर 24 में किया गया है। मुख्य रूप से मैंने आपको 3 4 5 आर्टिकल बता दिए, उनको जो है वो आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखें। 23 में बोलते हैं हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट, वैसे तो बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जिनको प्रेसिडेंट शपथ दिलवाते हैं, परंतु प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलवाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाते हैं। प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। और साथ में आपने क्या ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो आपको पता है द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनका नाम भी ध्यान होना चाहिए। प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के कुछ एक आर्टिकल हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपका TGT आर्ट्स का पेपर है, तो यहाँ पर आर्टिकल पूछे जा सकते हैं आपसे। प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल नंबर 52 से जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट वन आर्टिकल सुनिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल कौन सा है, ये है 52 नंबर आर्टिकल, ये सब्जेक्ट इसमें दिया गया है। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 54 में जो है वो आता है। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन ऑफ क्या होगी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होगा उसके लिए, तो वो जो है वो आर्टिकल नंबर 58 में जो है वो आता है। प्रेसिडेंट की जो शपथ होगी, ओथ जो होगी, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, वो आर्टिकल नंबर 60 में जो है वो मेंशन है, आर्टिकल नंबर 60 में जो है वो मेंशन है। आपको पता है कि प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर भी होती है, प्रेसिडेंट किसी को सज़ा दी गई है कोर्ट के द्वारा, उसको भी जो है प्रेसिडेंट माफ़ कर सकते हैं। तो ये किसी को फांसी की सज़ा हो गई है, किसी को बड़ी उम्र कैद हो गई, तो उनको प्रेसिडेंट कम कर सकते हैं एक तरह से। तो प्रेसिडेंट जो है वो, प्रेसिडेंट के पास जो ये पावर ऑफ पार्डन है ना, वो कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो वो आर्टिकल नंबर 72 में जो है वो दी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 72 आपने ध्यान रखना है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, वो आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग लॉज इज द फंक्शन ऑफ, तो लॉ बनाना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ये किसका काम है, लॉ कौन बनाता है। लॉ तो आपको पता है कि जो लेजिस्लेचर है वो लॉ को जो है वो बना देता है, परंतु उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव के पास जो है वो होता है। 24 का ऑप्शन नंबर A जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और एग्जीक्यूटिव के पास जो है वो उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने का जो है वो क्या होता है कि उसको इम्प्लीमेंट वो करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, आपके ऑफिसर्स हो गए, IAS HAS, कल को आप HS ऑफिसर बन जाते हैं, अच्छे ऑफिसर बन जाते हैं, तो आप ही तो लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे ना ढंग से। कल को आप नेता बन जाते हैं तो आप ही तो लॉ बनाएंगे ना, आप ही की तो स्ट्रेटजी, आप ही का तो माइंड होगा उन लॉ के पीछे। तो वैसा ही क्वेश्चन में पूछा भी गया है।
अब ये जुडिशरी का रिजल्ट आए तो जुडिशरी का काम है कि वो लॉ ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं, इन दोनों को अब देखना उनका काम है हमारा कि ये दोनों लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो ढंग से काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जुडिशली रिव्यू भी जो है वो इन फैसलों को जो है वो कर देती है। कई बार लेजिस्लेचर के फैसलों को जुडिशली जो है वो रिव्यू भी कर लिया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो बोलते हैं कि कौन सी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, कौन सी इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन की बात की जाए तो वो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन की, इसका ना फंडा बड़ा गजब का है। अगर आप कोई ट्रैवलर ना इसको क्रॉस करता है डेट लाइन को, तो वो वेस्ट से अगर ईस्ट की ओर जा रहा है, जापान से यूएसए की ओर जा रहा है ना, तो वो अपना उसको एक डेट एक अलग से दिन मिल जाता है, मतलब उसको उसका डे जो है वो गेन हो जाता है। परंतु अगर ट्रैवलर ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है, यूएसए से जापान की ओर जा रहा है, तो वो अपना एक दिन जो है वो खो देता है। ये जो है वो फंडा है इसका। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जो है वो ये है। और इक्वेटर वगैरह का तो आपको पता ही है। अभी जो टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पूछ लिया गया था कि कौन कौन से इंडियन स्टेट जो है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन कौन से इंडियन स्टेट से होकर जो है वो गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंडियन स्टेट से होकर गुजरती है। चाहे वो गुजरात हो गया, गुजरात के बाद राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ जो है वो आता है, झारखंड जो है वो आता है, और वेस्ट बंगाल जो है वो आता है। उसके बाद त्रिपुरा जो है वो आ जाता है। त्रिपुरा के बाद जो है वो मिजोरम यहाँ पर आ जाता है। तो ये इंडियन स्टेट्स आपने ध्यान रखने हैं जहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखें, 33 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं विच इज़ नॉट एन इग्नियस रॉक। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी इग्नियस रॉक नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा है कि रॉक 3 टाइप की हो गई, इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो होती हैं। तो जब ये पूछा गया है कि नॉट एन इग्नियस रॉक, तो आपने ध्यान रखना है ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, गैब्रो इग्नियस रॉक है, बेसाल्ट जो है वो इग्नियस रॉक है, परंतु डोलोमाइट जो है वो इग्नियस रॉक में नहीं आता। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब आपको इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल पता चल गए कि कौन कौन से हैं। ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो है, ये सारे जो है वो इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें जो है वो कौन कौन से जाते हैं। जैसे कि जिप्सम जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में जाता है, कोल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में आ जाता है, लाइमस्टोन आ जाता है, चौक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में आ जाती है। और अगर हम बात करें मेटामॉर्फिक रॉक की, तो मेटामॉर्फिक रॉक में जो है वो क्या क्या आता है। मेटामॉर्फिक रॉक में जो है वो स्लेट आ जाता है, स्लेट के अलावा मार्बल यहाँ पर आता है, मार्बल के अलावा जो है वो नाइस यहाँ पर आ जाता है, और क्वार्ट्जाइट एक करके मिनरल होता है वो यहाँ पर आ जाता है, एंथ्रासाइट यहाँ पर आ जाता है। और ये जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हो गए। तो मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, दोनों के एग्जाम्पल आपने जो है वो 3 जान लिया। और इग्नियस रॉक के तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए थे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो अगर अब एग्जाम में रॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो आप रॉक जो है वो कर सकते हैं। अगला 34 देखें, बोलते हैं द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन दी वर्ल्ड इज। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो कॉफ़ी का कोई है तो वो कौन सा कंट्री है जो लार्जेस्ट कॉफ़ी जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो लार्जेस्ट कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ से ना हम ब्राज़ील के बारे में जानते हैं। ब्राज़ील जो है ना, इसकी कैपिटल कहाँ पर है, तो ब्रासिलिया में इसकी कैपिटल है। इसकी कैपिटल पहले ध्यान रखनी है कि कहाँ पर है इसकी कैपिटल, ब्रासिलिया में इसकी कैपिटल स्थित है। इसकी करेंसी भी इंपॉर्टेंट है। करेंसी इसकी क्या है, इसकी करेंसी है क्रूजीरियो। क्रूजीरियो बड़ी अजीब सी करेंसी है इसकी, देखो क्रूजीरियो बड़ा अजीब सा नाम है इसका, तो ये आपने ध्यान रखना है। CRUZEIR क्रूजीरियो जो है वो इसकी करेंसी है। अभी हमने एक कंट्री के बारे में जो था वो पढ़ा था जो अपनी करेंसी को जो है वो कहती है कि डी डॉलराइजेशन जो है वो कर देंगे। तो वो कौन सी कंट्री थी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए तो उन्होंने कहा था कि हम डी डॉलराइजेशन कर देंगे, यानी कि डॉलराइजेशन किया जाएगा करेंसी को डॉलर में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अर्जेंटीना की करेंसी है पीशू। पीशू यहाँ की करेंसी जो है वो आ जाती है। पीशू अर्जेंटीना की करेंसी हमने पढ़ी है। और इक्वाडोर, मैंने आपको बताया था कि इक्वाडोर ऐसी कंट्री है जिसने जो है वो पहले ही जो है वो अपनी करेंसी को डॉलराइज जो है वो किया है, मतलब यूएस की करेंसी में जो है ट्रांसलेट किया हुआ है। यूएस डॉलर अब वहाँ की करेंसी है। इक्वाडोर की कैपिटल कहाँ पर है, क्विटो। क्विटो जो है वो इक्वाडोर की कैपिटल है। और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास अर्जेंटीना दिया गया है, यहाँ पर यहाँ की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है ब्यूनोस एरीज। ये जो है वो यहाँ की कैपिटल है, ब्यूनोस एरीज जो है वो यहाँ की कैपिटल हो गई। तो ये हमने लेटेस्ट रिवाइज भी कर लिया। अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पर पढ़े हैं। और पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इजीली अवेल कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे और पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। पेपर 2 में नंबर क्लास किए तो पेपर 1 में आपकी अगर अच्छे नंबर होंगे तो सिलेक्शन पक्की है।
35 देखें, बोलते हैं द अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो बोलते हैं कि अर्थ समिट जो था वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। अर्थ समिट होती है, परंतु ये ऑर्गेनाइज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको करती है। 35 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, UNCED जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। कौन? UNCED इसको ऑर्गेनाइज करता है, परंतु ये UNCED है क्या? ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये जो है UNCED का पूरा नाम है। यूनेस्को का, WHO का, यूनिसेफ का, ये सारे नाम आपने सुने हैं, बहुत बार पढ़े हैं, परंतु UNCED ये नया नाम हो गया। अर्थ डे भी जो है वो मनाया जाता है। कब जो है वो अर्थ डे मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को जो है वो अर्थ डे मनाया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। और इस अर्थ समिट की ही बात की जाए ना, तो ये अर्थ समिट ना 1992 में हुई थी। UNCED ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, और हुई कहाँ पर थी? तो ये ब्राज़ील में जो था वो हुई थी। ब्राज़ील में कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो है ये कॉन्फ्रेंस जो था वो हुई थी 1992 में। UNCED ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। अर्थ डे कब मनाया जाता है वो हमने जान लिया। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गए। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है और उसकी स्थापना जो था वो कब जो था वो की गई थी। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है कि PGT का पेपर तो है ही, एलाइड सर्विसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम हो गया एलाइड सर्विसेज, क्योंकि PGT के बाद एलाइड सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी टेस्ट सीरीज हमने चलाई है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डायरेक्टली हमें ईमेल भी कर सकते हैं दोनों टेस्ट सीरीज के लिए आप, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, और बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो यहाँ से मिलने वाली है। और टेलीग्राम पर आप हमारे साथ अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी जाती है। कोई रिजल्ट है, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड जानकारी है, कुछ भी है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।